गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे वो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको बोलते हैं कॉशीस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस टाइप से लिखी जाती है? ये इक्वेशन होती है x रेज़ टू द पावर n dny dxn प्लस, या a0 लगा दो कांस्टेंट, a1 x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 d of n minus 1 dx n minus 1 minus 1 plus a2 x raised to the power n minus 1 dn minus 1 y dx n minus 2, और अप टू इसको मैं प्लस प्लस a n x raised to the power n d n, तो n माइनस n जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपका ये रहेगा ओनली, एंड दिस इज इक्वल टू some function of x where q is the function of x. This is equation में फर्स्ट कर देता हूँ, where a0 a1 an are constants and q is any function of x. ये हमारे पास इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, दिस इज कॉल्ड दी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉशीस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी ये स्टैंडर्ड है, इससे हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कैसे करेंगे ये नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आपको याद रखना है। एक्स रेज़ टू द पावर n जब आपके पास है तो इसका विद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो nth है। जब x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 है तो डेरिवेटिव भी सेम है। a0 a1 a2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वेरिएबल कोफिशिएंट है और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है उसका हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर इसी इक्वेशन को हम मान लीजिए रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस मैं इसको बना रहा हूँ, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, reducible to linear to linear differential equation with constant coefficients। ठीक है, इस आर्टिकल में हमको क्या करना है, इस आर्टिकल में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने ऊपर ली थी, तो उसमें पहले मान लेता हूं लेट स्मॉल z इक्वल टू लॉग ई बेस x में मान लेता हूं, जिसको कि मैं कर सकता हूं x इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर z। ठीक है, जब हम इसको ये मान के कर रहे हैं और जब हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो जेड में आएगा, तो हम वहां पर फाइनली जब सॉल्व हमारा जो आंसर आएगा उसमें जेड को वापस इन टर्म्स ऑफ एक्स हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ से मैं डी जेड बाई डी एक्स करता हूँ, डी जेड बाई डी एक्स, दिस इज लॉग एक्स इज 1/x, डिफ्रेंशिएट हो गया। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को इन टर्म्स ऑफ डी जेड लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डी वाई बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, डी वाई बाई डी जेड तो अपने पास रह गई, और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी जेड एंड दिस इज 1/x, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dz। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इसको हमने इस टाइप से लिखा।
इसी टाइप से अब मैं अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, यानी मेरे पास ये वैल्यू आई है किसकी, dy बाई डी जेड की इन टर्म्स ऑफ x। चलिए मैं इसी तरीके से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसको कि मैं रख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, जो कि मैं जस्ट अभी ऊपर निकाल के आया हूँ, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 बाई एक्स dz बाई डी एक्स, यानी d बाई डी एक्स ऑफ, वैल्यू क्या थी इसकी 1 बाई एक्स, ये रही, यहाँ से इसको सब्सटीट्यूट कर देना, और ये क्या है dy बाई डी ऑफ जेड, dy बाई डी ऑफ जेड, dy बाई डी ऑफ जेड। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए u v मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 बाई एक्स का करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी जेड हमारे पास ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट रह जाएगा। नाउ अब 1 बाई एक्स एज ए कांस्टेंट एंड d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी जेड। यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स को वापस से उसी टाइप से मुझे तोड़ना है, d बाई डी जेड और d बाई डी जेड बाई डी एक्स। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसको मैं एस सच लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी जेड प्लस ये 1 बाई एक्स डी बाई डी जेड, ये डी वाई बाई डी जेड अंदर का रहेगा ही रहेगा, और ये जो है वो कितना हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। देखो डी बाई डी एक्स आ गया, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी जेड, है ना, प्लस यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई एक्स, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर को थ्रू आउट कॉमन लूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर मैं किसको सॉल्व कर रहा था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड, ये वैल्यू आपके पास आएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर ऊपर 1 ली थी, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 ले ली। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं सिमिलरली निकालता हूं, तो मेरे पास नेक्स्ट वाला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट का मतलब क्या होगा मेरे पास एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट अगर लिखता हूं तो क्या आती है मेरे पास, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स डी जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब जब मेरे पास ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, तो मैं इसको अब किस टाइप से लिख सकता हूँ, मान लीजिए अब इफ, नाउ इफ डी बाई डी जेड इक्वल्स टू डी वाई, सॉरी डी, हमने इसको ऑपरेटर लिखा है, ठीक, देन इक्वेशन 1 2 एंड 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा 3 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन थी पहले वाली क्या थी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यही तो थी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, उधर हमारे पास क्या आया था डी वाई बाई डी जेड आया था ना। इक्वेशन नंबर 1 को देख लो आप ऊपर आकर, इक्वेशन नंबर 1 का है, ये रही इक्वेशन नंबर 1, एक्स डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, राइट हैंड साइड में मेरे पास है डी वाई बाई डी जेड, जिसको कि मैं क्या रख रहा हूँ डी, इसको मैंने माना है ना डी, तो इसको मैं किसके बराबर रख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा इधर खिसक गया, ये दिस इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ डी ऑफ वाई लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डी मैंने किसको माना डी जेड वाई, ये किसके बराबर था, इक्वेशन नंबर 1 मेरी एक्चुअल में क्या थी, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड, ऊपर लिखी थी इक्वेशन, उससे मिला लेना। तो डी बाई डी जेड को आपने ऑपरेटर माना है डी, तो ये लिख सकता हूँ मैं। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर की साइड क्या था मेरे पास डी टू वाई माइनस डी वाई,
देखिए इक्वेशन नंबर 2 को मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल पास में लिखी हुई है। d2y/dz² इज इक्वल्स टू क्या हो गया, d2y माइनस dy/dz, जो हमने सिमिलरली फर्स्ट में लिखा है वो लिख दिया। तो अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ, ये इक्वेशन आ गई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d को अगर कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा d, फिर यहाँ पर आएगा d-1 और फिर y। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपके पास d/dx आ रहा है उसको मेरे को किसके बराबर रखना है, dy वाई के। और जब d2y/dx² आ रहा है उसको मेरे को रखना है इसके बराबर, ये मेरे पास आएगा। तो अब मैं अगर थर्ड के लिए करता हूँ, थर्ड मेरे पास क्या था वहां पर, थर्ड था x³ d3y/dx², और वो किसके बराबर था, जरा ध्यान करो, d3z/d3y d3 d3y d3 d3 y dz² minus 3 times of d²y/dz प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy/dz। अभी जो जस्ट हम इससे ऊपर जो थर्ड इक्वेशन लिख के आए वो यही वाली थी शायद, देखो वहां जाकर। तो अब मैं इससे इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, dy/dz को आपने ऑपरेटर माना था d, तो ये कितना हो जाएगा, d3 y माइनस 3 टाइम्स ऑफ d²y प्लस 2 dy। और जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, d d-1 d-2 एंड y। तो इसका मतलब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि x³ d3y/dx³ को इन टर्म्स ऑफ इसमें हमको लिखना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं वापस से यहाँ लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी a0 क्या था, xn, सॉरी इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर xn तक लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता हूं और इक्वेशन को लिखता हूं मैं कहां पर, x³ सॉरी xn dny/dxn, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, d d-1, जब क्यूब था तो d-2 आया था, तो यहां पर जाते जाते आपके पास क्या आएगा, d-n-1 ऑफ y, यही आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इन सारी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, मैं उसको वापस यहाँ एक बार लिख देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 थी मेरी a0 x⁻n dny/dxn प्लस a1 x⁻n-1 dn-1y dxn-1 प्लस a2 x⁻n-2 dn-2y dxn-2, और लास्ट में हम चले थे तो हमारे पास क्या आ गया था, an y हमारे पास लास्ट आया था, एंड दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया था क्या, q फंक्शन ऑफ q, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ कैपिटल Z, यानी जो Z है वो हमारा फंक्शन ऑफ स्मॉल z का बनेगा। वहाँ q जो था वो फंक्शन ऑफ x था, क्योंकि वहां पर हमने इसको चेंज नहीं किया था। अब यहाँ जब चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको जब मैं चेंज कर रहा हूँ अभी फिलहाल तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें तो मैं इसको फिलहाल q ही कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं जो इक्वेशन से जो वैल्यूज निकाली है डी इन सब की, उसको मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले a0 अपनी जगह आएगा, और xn और इसकी वैल्यू क्या थी, d d-1 d-2, और ये कहाँ तक गया था, d-n+1 और y, ठीक है। प्लस सेकंड आपके पास आएगा a1, और ये कहाँ तक जाएगा, d d-1 अप टू कहाँ तक जाएगा, d-n+2 y, और ये कहाँ तक जाएगा लास्ट,
लास्ट में जाते आते आपके पास कितना आ जाएगा, ए एन वाई वाली टर्म आपके पास आ जाएगी, ए एन वाई, दिस इज इक्वल टू कैपिटल जेड। अब ये कैपिटल जेड जो है वो फंक्शन ऑफ स्मॉल जेड आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, जेड इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स, और हमने फिर इसी एक्स से इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करके हमने क्या किया था, जेड में हमने एक्स को बदल दिया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो यहां से जो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी वो हमारे पास आ गई थी, इस तरह की इक्वेशन आ गई थी। अब इन इक्वेशन में अगर हमारे पास अगर रूट्स, अभी ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन जो बनी है, ये इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, ये जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन को मैं कैपिटल सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर हम इसकी बनाए तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकंड इज ए नॉट अपनी जगह है ही है, एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू, और कहाँ तक जा रहा है, एम माइनस एन प्लस वन तक, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहा हूँ इसलिए मेरे पास सारे के सारे वाई जो है वो अब हट जाएंगे, प्लस ए वन, ये एम, एम माइनस वन, और ये कहाँ तक जाएगा, एम माइनस एन प्लस टू, और लास्ट में जाते आते हमारे पास क्या टर्म आएगी, लास्ट में जाके हमारे पास आएगी ए एन इक्वल टू जीरो। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये m में n घात का एक समीकरण है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन इन m, और n इसकी घात है। तो इसमें m के n मान प्राप्त होंगे, m के जो है वो n वैल्यूज हमें मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब इसके n रूट्स हमारे पास आएंगे। अब हम रूट्स के नेचर की बात कर लेते हैं। पहला मैं केस लेता हूं, केस फर्स्ट, व्हेन m इक्वल टू m1, m1 कॉमा m2 कॉमा m3 अप टू mn, अगर हमारे पास आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड, देन दी सी एफ जो हम पहले निकाल के आए, क्योंकि अब जो इक्वेशन हमारी बनी है सेकंड वाली वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की बन गई है, बस वो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अगर इसका वो लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो जो हम पहले अब तक पढ़ के आए उसमें लिखते थे सी वन ई रेस टू द पावर, क्या लिखते थे हम, पहला वाला रूट जेड, प्लस सी टू ई रेस टू द पावर सेकेंड वाला रूट, फिर जेड, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस सी एन, प्लस सी एन ई रेस टू दी पावर एम एन जेड। अब मैं यहाँ इसलिए ये लिख रहा हूँ, ई रेस टू दी पावर जेड जो था वो आपके पास क्या था, एक्स था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स रेस टू दी पावर एम वन। ये यहाँ यही ध्यान देने की बात है, हम एग्जाम में जल्दी जल्दी में क्या लिखे आते हैं, सी वन ई रेस टू दी पावर एम वन एक्स, हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं। क्योंकि अब ये इक्वेशन जब मेरे पास चेंज होके आ गई है तो वो सारा का सारा जेड में बदल गया है। तो यहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहां जेड आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, सी टू ई रेस टू दी पावर जो है जेड वो हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू दी पावर एम टू, और इसी तरीके से चलेंगे तो सी एन एक्स रेस टू दी पावर एम एन। ये रूट्स जो भी आएंगे उसको हम एम की घात पे रखते हुए चले जाएंगे। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, इसका पूरक फलन होगा, जबकि मेरे पास सारे के सारे रूट्स अलग है। अब सेकंड केस में लेता हूं, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, सेकंड केस ले रहा हूं मैं, केस सेकंड, टू रूट्स इक्वल एंड रियल, अभी हम रियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सी एफ क्या हो जाएगा,
जब दो इक्वल रूट्स होते हैं तो हम कैसे लिखते थे, सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स। अब यहाँ ध्यान रखो सी वन प्लस सी टू एक्स, मैंने देखो जल्दी जल्दी में लिखा है, अब मेरे को यहाँ पर एक्चुअल में जेड है, ये गलती इसलिए करके बता रहा हूँ कि आपको वहाँ गलती नहीं हो। प्लस सी वन प्लस सी टू जेड, फिर आता था ई रेस टू दी पावर, ई रेस टू दी पावर एम वन जेड। अब दो कांस्टेंट यहाँ आ गए तो यहाँ सी थ्री आएगा ई रेस टू दी पावर तीसरा वाला जो भी आपके पास आएगा, और ये चला जाएगा सी एन ई रेस टू दी पावर एम एन जेड। और फिर से हम उसको वही लिखेंगे सी वन प्लस सी टू। अब ये जो जेड है इसको मैं लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स, दिस इज लॉग ऑफ एक्स। और यहाँ आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर एम वन प्लस सी थ्री, और ये आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर एम थ्री और सी एन एक्स रेस टू दी पावर एम एन। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। थर्ड केस में लेता हूं, वैन अगर थ्री आपके पास हो, थ्री इक्वल हो, जैसे मैंने टू के लिए किया है वैसे आपके पास थ्री के लिए आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ ले रहा हूं कि जब आपके पास ऑक्सिलरी रूट जो है वो अगर कॉम्प्लेक्स है, केस आपके पास है when the roots of the auxiliary equation are complex, then तो हमारे पास कैसा आएगा, तो CF जो है वो आ जाएगा, सपोज कीजिए दैट इज अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब इसका लिखेंगे तो ई रेस टू दी पावर अल्फा जेड, फिर हम इसको लिखते थे C1 cos of बीटा जेड प्लस C2 साइन ऑफ बीटा जेड, प्लस दो कांस्टेंट आ गए ना, तो अब ये आएगा C3 ई रेस टू दी पावर M3 जेड, और ये कहां तक जाएगा प्लस CN ई रेस टू दी पावर MN जेड। ठीक, अब यहां से इसको वापस से ई रेस टू दी पावर जेड है, उसको मैं लिख दूंगा x यानी x ऑफ अल्फा। ठीक, C1 cos ऑफ बीटा, और जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी है, log ऑफ x प्लस C2 साइन बीटा log x। ठीक है, और C3 ये कितनी हो जाएगी x रेस टू दी पावर M3, और इसको चलते जाओ CN x रेस टू दी पावर MN। ये CF जब है जब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रूप में अगर आते हैं तो हम उसका CF इस तरीके से लिखते हैं। अब एक लास्ट केस और ले लेते हैं, जब कॉम्प्लेक्स रूट आपके रिपीटेड हो रहे हैं। लास्ट केस है when the roots of auxiliary equation are repeated twice। अगर आपके सहायक समीकरण के मूल दो बार रिपीटेड हो रहे हैं और वो अगर कॉम्प्लेक्स है, when the roots, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कौन से रूट्स हैं। यहाँ पर आपके पास रूट्स जो है वो है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये वाले हैं, और ये दो बार रिपीट आपके पास हो रहे हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उधर था आपके पास जो हम उसमें पढ़ के आए थे एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर अल्फा जेड C1 प्लस C2, एक्स मत लिखना जेड लिखना, कॉस ऑफ बीटा जेड प्लस C3 प्लस C4 जेड साइन बीटा जेड। ठीक है, प्लस C5 ई रेस टू दी पावर M5 जेड, और लास्ट जाएगा ये CN ई रेस टू दी पावर MN जेड। अब इसको भी हम उसी तरीके से लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर अल्फा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2
जेड को log x लिख दो और cos ऑफ बीटा जेड को क्या लिखेंगे, log x प्लस C3 प्लस C4, दिस इज अगेन log x। ठीक है, और साइन बीटा log x, ठीक है ना, प्लस C5 x एस टू द पावर m5, और लास्ट में जाते आते आ जाएगा Cn x एस टू द पावर mn। ये आपके पास पूरक फलन इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मैं एक आध दो एग्जांपल लेता हूँ जिसमें अभी फिलहाल राइट हैंड साइड जो है मैं फंक्शन ऑफ जेड या एक्स का नहीं लूंगा, मैं आपको होमोजीनियस इक्वेशन ही बताऊंगा जो कि आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर मैं एक आध दो ऐसे एग्जांपल बताता हूँ। पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy बाई डी एक्स माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं ओरिजिनली जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उससे अगर मैं इसको मैच करूं तो हियर ए नॉट इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 4 एंड a3 इक्वल टू -4। समझ में आ रही है मैं कैसे लिख रहा हूँ? जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो क्या लिखी थी, a नॉट x रेस टू द पावर n d रेस टू द पावर n ऑफ y dxn प्लस a1 x raised to the power n minus 1 dn minus 1 y, this is the linear homogeneous differential equation लिख रहा हूं मैं। और लास्ट में चले थे तो हमारे पास क्या आ गया था, ए एन वाई इक्वल टू 0, या जो भी हमारे पास था वहां आर था या जो भी था। अब यहाँ देखिए इसको अगर मैच करूंगा तो ये 1 1 इससे मैच हो गया, ये 6 जो है इससे मैच हो गया, 4 किससे मैच हो जाएगा, जो भी इसके बाद वाली टर्म आएगी, और 4 जो है वो यहाँ मैच कर जाएगा। और चूंकि यहाँ n इक्वल टू 3 है आपके पास, n इक्वल टू 3 है तो आपके पास ये इस टाइप की इक्वेशन हो गई। अब इसमें जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एक्स क्यूब को मैंने उधर कैसा लिखना बताया था आपको, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी माइनस 1 डी माइनस 2, इतना ही लिखूंगा, ठीक है ना। और y प्लस कितना है 6, और डी डी माइनस 1 तक जाएगा y प्लस का 6 था ना, और प्लस 4 dy माइनस 4y इक्वल टू 0। y को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा d माइनस 1 d माइनस 2 प्लस 6 d d माइनस 1 प्लस 4 d माइनस 4 y इक्वल टू 0। देखना कोई गलती नहीं हो जाए, गलती हो जाएगी तो सारा आगे खराब हो जाएगा मामला। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए डी क्यूब आ रहा है, फिर डी स्क्वायर आएगा, फिर डी आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी, या डी स्क्वायर आएगा और यहाँ डी आएगा, ये 4d आएगा। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन रफली करा है मैंने 3d स्क्वायर प्लस का आ रहा है शायद -4 y इक्वल टू 0, ये आएगा मेरे पास फाइनली सॉल्व करने पर। आप इसको और वेरीफाई कर लेना, कहीं प्लस माइनस की गलती हो जाए तो चेक कर लेना। इक्वल टू 0। अब हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जब d है उसको d को हम चेंज किससे करते हैं, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, इसका मतलब इसके 3 रूट आपके पास आएंगे, यानी 3 जीरोस इसके हमारे पास होने चाहिए। तो मैं अगर m इक्वल टू सबसे पहले रखता हूँ 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है।
इसका मतलब m-1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब रेस्ट ऑफ टू फैक्टर्स है, उसको कैसे निकालना है मैंने आपको पहले ही बताया था। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ लगाता हूँ। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स इसका कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो हमको वहां 0 रखना है, और यहाँ पर आपके पास कितना है, -4। ठीक है, और इसका रूट आपके पास क्या निकला था, रूट आपके पास निकला है m=1, यानी यहाँ आपको 1 रखना है। इसके नीचे 0 आता है तो ये 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, 4 यहाँ जाएगा, 4 वापस मल्टीप्लाई होगा 4, और जब ये 4 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बोल के मैं यहाँ पर एम स्क्वायर बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने m लिया है। ये कोफिशिएंट हो गया मेरा एम स्क्वायर का, ये हो जाएगा m का, और ये मेरे पास कांस्टेंट। इसका मतलब मेरे पास ये इक्वेशन जो है उसके फैक्टर्स क्या बन के आए, m² प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है ना, कितना आसानी से हमने इसके फैक्टर्स आराम से कर लिए। पहले तो हमने सेटिस्फाइड किया किसी एक इसको करके कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आती है उससे इक्वेशन को। अब हम इसके फैक्टर्स फर्दर फैक्टर और कर लेते हैं। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है m-1 हो गया, और ये किसका हो गया, m+2 का होल स्क्वायर हो गया, m+2 का होल स्क्वायर ही हो गया। दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m की वैल्यू मेरे पास आ रही है एक तो 1, और एक आ रही है -2। ये -2 आपके पास रिपीटेड हो रही है, तो आपके पास CF कितना आ गया, CF इज y। अब ये आपके पास इक्वेशन y में आएगी या x में आएगी, पहले ये बताइए, सॉरी y में आएगी कि z में आएगी। ये आपके पास अगर y में आप लिख रहे हो तो आपके पास आएगा y इक्वल टू C1 e रेज टू द पावर z, m1 तो आपके पास 1 आ गया ना, प्लस C2 प्लस C3 z e रेज टू द पावर -2z। याद करो, ये दो आपके पास रिपीटेड रूट्स है ना, दो रिपीटेड है तो ये -2 आ गया और z अपनी जगह आ गया। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, e रेज टू द पावर z को आपने क्या माना है, ये तो x हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, C1x प्लस C2 प्लस C3, z की वैल्यू को रखो log ऑफ x, और इसको क्या मैं ये रख सकता हूँ, दिस इज द आंसर। ये आंसर मेरे पास हो गया। तो इस टाइप से आपके पास एक क्वेश्चन है, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। और हम नेक्स्ट जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जब हमारे पास राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन ऑफ एक्स का होगा। ठीक है, थैंक यू।